टीएमटी बार के इंडस्ट्री में आप आए, क्यों? जीडीपी ले लो या डेवलपमेंट ले लो कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत की रोल प्ले कर रहा है। राइट। कोर फोकस क्या रहता है जब आप टीएमटी बार का प्रोडक्शन करते हैं? क्वालिटी इज मस्ट एंड कंसिस्टेंसी। हम वो प्रोडक्ट के ऊपर कभी नहीं जाते हैं जो हम कंसिस्टेंटली नहीं दे पाते। तो प्रोडक्शन तब कितना होता था जब स्टार्ट किया था तब? सर प्रोडक्शन तब 1000 टन मंथली होता था। और आज की सिचुएशन क्या है? आज सर अब यार हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 40,000 टन्स मंथली। मंथली। गुजरात और राजस्थान, आप दोनों मिट्टी को बिलोंग करते हो। जी, जन्मभूमि ने ठहराव सिखाया और कर्मभूमि ने उसी पेशेंस के साथ में करेजियसली नए रिस्क लेना सिखाया। वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग विच इज़ कनेक्टेड फॉर जनरेशंस। वी शुड टेक दिस प्राइड एवरीवन। टीएमटी बाई करते वक्त लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? हर एक टाइप के कंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग ग्रेड्स के टीएमटी होते हैं। कोस्टल एरियाज में जो अपने घर बनते हैं, बिकॉज अपना गुजरात इज वेरी मच सराउंडेड बाय कोस्टल एरियाज, सो वहाँ पे हमें CRS क्वालिटी यूज़ करना चाहिए। 2008 में जब शुरुआत हुई तब कितना परिवार था और आज RS बिरला ग्रुप का परिवार कहाँ तक पहुँचा है? 28 लोगों की टीम थी, आज 1080 लोगों की टीम है। मल्टीपल प्लेयर्स है ग्राउंड पे, उससे कम्पीट करने के लिए रंजित जी का क्या मूल मंत्र है? हमें कंपटीशन में उतरने की वैसे किसी को जरूरत नहीं है। आज जितना सरिया स्टील TMT गुजरात में बन रहा है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, साथ में आपकी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है। जी। कहाँ कहाँ पे आपकी प्रेजेंस है? गुजरात में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में अपना प्रेजेंस चालू किया था एंड विच इज़ वेरी गुड सक्सेस। स्मार्ट लोगों को साथ रखना है, गलत आदमी का टाइम से निकालना भी जरूरी हो जाता है। रंजित जी, वेलकम टू माय शो बियॉन्ड बाउंड्रीज। थैंक यू सर, वेरी एक्साइटेड। आपके शो के बारे में बहुत हमने सुना है। सबसे पहले आपको ये पूछना है कि मेरे शो का नाम जो है बियॉन्ड बाउंड्रीज, जी। वैसा ही आपकी लाइफ में है। आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसे हम बियॉन्ड बाउंड्रीज बोल सकते हैं। आपका फैमिली बिजनेस बहुत बढ़िया था, आप उसे इजीली कैरी कर सकते थे, पर वो उससे कुछ अलग सोचा और ये टीएमटी बार के इंडस्ट्री में आप आए। जी। क्यों? सर हम लोग बेसिकली, हमारा फैमिली जो बिजनेस है वो हम व्यापारी हैं। पूरी फैमिली में मैं पहला ही था जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्किंग चालू किया। उस वक्त मेरे फादर साहब ही वॉज लीडिंग, आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड हमारी फैमिली के अंदर जो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर वर्किंग कर रहे थे। सो इस इंडस्ट्री, इस पूरे सेगमेंट के अंदर जैसे वर्किंग अपन देखते हैं, ये ऑलरेडी हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ही था। एंड मैन्युफैक्चरिंग चीज़ जितना मैं आज तक समझ पाया हूँ, वो ऑलरेडी एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें आपको बाउंड्रीज पार करवाता ही रहता है। ओनली इफ़ यू हैव एक वो अंदर से वो जेस्ट होना चाहिए। वो ऑटोमेटिक आपकी बाउंड्रीज पार करता जाएगा, आपको नए माइलस्टोन्स दिखाता रहेगा, नई चीज़ें अचीव करने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। और अगेन साथ में पुराने जो सक्सेस है उसको चेरिश करने का टाइम भी नहीं देता है। ट्रू। बट जो एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो चैलेंजेस रहने ही रहने हैं। जी जी, ठीक है, इसमें आपने चूज़ किया टीएमटी बार। जी। ये सेगमेंट ही क्यों चूज़ किया? इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है विच इज़ वेरी मच अग्रेसिव। अभी पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कितना डेवलपिंग स्टेजेस पे जा रहे हैं। और ये GDP ले लो या डेवलपमेंट ले लो कंट्री की, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत की रोल प्ले कर रहा है। राइट। एंड आने वाला अभी काफ़ी टाइम तक करेगा। और जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसे इवॉल्व हो रहा है, सो ये हमें नई चीज़ें डेवलप करना और इसका वर्टिकल्स एक्सप्लोर करने में हमारे पास बहुत सारा रूम मिल जाता है। सो इस बेसिक चीज़ का थॉट लाइन प्रोसेस चालू करके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्रीज़ में और उसके अंदर फिर प्राइम जो देखा जाए, अगर हम बात करें हमारी प्रोडक्ट की, तो हमारा प्रोडक्ट सर TMT जो है वो बेसिकली तो बॉडी के अंदर वो सिर्फ जैसे हड्डी है हमारी, so वो जनरल वे में बेसिकली आपको कभी आप उसका ध्यान नहीं रखोगे या ना आपको कभी ऐसा मन लगेगा कि हड्डी के लिए कुछ करें। ट्रू। अनटिल एंड अनलेस कभी कुछ भगवान नहीं चाहे कुछ अनहोनी हो गई, हड्डी क्रैक हो गई, तब आप पूरा ध्यान उसी के ऊपर रखते हो, कॉन्शियस हो जाते हैं। कॉन्शियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो वही चीज़ हमारे प्रोडक्ट के ऊपर है। ओके। जो TMT है सर, ये एक्चुअली ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है कि साल दर साल कोई इसके साथ कनेक्ट करता है। अपने पूरे लाइफ टाइम में 90% लोग एक ही बार
उसका काम पड़ेगा। हम्म, हालांकि यूज़ पूरे लाइफ स्पान में करेंगे, 2 जनरेशन्स करेगी, जब तक मकान है तब तक वो रहेगा, राइट। लेकिन खरीद वो एक ही बार रहा है। हम टीएमटी इंडस्ट्री वाले हम खुद वी शुड टेक दिस प्राइड एवरीवन कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग विच इज़ कनेक्टेड फॉर जनरेशंस। राइट। पर And- जो प्राइड की आप बात कर रहे हो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। यस यस डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखिए अच्छी प्रोडक्ट है तो मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी आपको ये बोलेगी चलो ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। जी पर जब प्रोडक्ट में दम ना हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही ना हो, जी तो इस पीढ़ी ने भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, जी। नेक्स्ट जनरेशन को भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। तो उस जिम्मेदारी में खरे उतरने के लिए क्या करते हैं आप? बोन्स की हम जैसे केयर नहीं करते हैं, उसी तरह से हमारी टीएमटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों को। देयर इज अ ह्यूज गैप इन अवेयरनेस। लोगों को आज भी वही मिसकंसेप्शन है कि सरिया सरिया है, बट आज इवैल्यूएट हुआ है पूरे वर्ल्ड में। आप देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट जापान, वहाँ पे इतने सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, उसमें उस हिसाब से वो टाइम टू टाइम उसमें केमिकली फिजिकली अपीयरेंस उस हिसाब से कितना उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं। हम वो मांगते ही नहीं हैं, हम उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है सर, जो सामने दिखेगा ना वो बेस्ट चाहिए। हम्म, हमें पेंट बेस्ट चाहिए, हमें फर्नीचर बेस्ट चाहिए, हमें बाथरूम के नल भी, टैप्स भी अच्छे चाहिए। आजकल तो मिरर्स के भी ब्रांड आ गए हैं, तो बट जो चीज़ दिख नहीं रही है वो चलेगी। बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन था मेरा किसी एक बिल्डर के साथ। जी कोई एक नई स्कीम के बारे में वो मुझे समझा रहा था। उसका बहुत अच्छी लाइन उसने बोली कि ये तुम्हें दिख रहा है ना, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ। उसने कपड़े अच्छे पहने हैं, हाँ अंदर से कुछ नहीं है। जी। जो बाय करेगा उसको 5 साल के बाद पता चलेगा जी। कि क्या गलती की है। यस यस। तो टीएमटी बाय करते वक्त लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहली बात तो हर एक टाइप के कंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग ग्रेड्स के टीएमटी होते हैं। ओके। जी। सो इंडिविजुअल हाउस बिल्डिंग के लिए अलग ग्रेड है, अलॉन्ग विद अलग अलग साइजेस हैं। ओके। अच्छा, एक और बेनिफिट पड़ता है कि अगर आप हायर ग्रेड यूज़ करते हो तो कुछ क्वांटिटी आर्किटेक्ट्स के मदद से ही आप कुछ क्वांटिटी कम करके भी यू कैन सेव, यू कैन एट द सेम अमाउंट, वो सेम अमाउंट Okay. में ही यू कैन मेक द डिफरेंस। तो जो आपने जैसे बताया सर कि 5 साल के अंदर भी उसको पता चलेगा, वो सब स्टैंडर्ड होने की वजह से क्या होता है, लोगों को वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते कि यार दिखता नहीं है। बट 5 साल वो धीरे धीरे करके एक वन बाय वन जैसे जैसे देखते जाएंगे, कहीं सीलन चालू हो गई है, कहीं छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट चालू होंगे, एक एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट है, एलईडी है, कुछ भी है, वो बार बार प्रॉब्लमेटिक हो रही है। राइट। सो ये प्रॉब्लम्स आती है। अब ये प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है कि ओवर द नाइट दिखेगी, 2 साल तक पता नहीं चलेगा। हाँ। और 2 साल तक आपका माइंड उस 2 साल बाद में उस चीज़ पे जाएगा ही नहीं कि टीएमटी में इशू है या लेट्स से सीमेंट में इशू है, कोई भी जो प्रोडक्ट जो अंदर है वो, राइट। बेस में लगा हुआ है उसके ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। आपका फोकस क्या रहेगा, बार बार उसको पेंट कराते रहो, लाइट चेंज कराते रहो। तो ये अनकॉन्शियसली हमारा सब स्टैंडर्ड यूज़ करने की वजह से ये इशू होता है। राइट। सो हमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। अब जैसे अगर कोई टीएमटी बायर है, अपने डीलर्स के पास में जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ सबसे पहला कनेक्शन होता है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर प्रोमिनेंट ग्रेड है जो अभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है 550 डी ग्रेड है, तो डी ग्रेड है वो एक्चुअली स्ट्रेंथ के लिए ही है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस के लिए ही है। लेकिन कई जगह एक प्रॉब्लम आती है सर, क्या होता है कि अगर कोई चीज़ स्ट्रेंथ में है तो उसको जोर भी ज़्यादा लगेगा, राइट। कमज़ोर है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम है तो वो जल्दी बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनर जब उसको ध्यान नहीं देता है तो वो तो वही करेगा ना, उसको बेंड करने में जो आसान होगा वो उसको चूज़ करेगा। तो जो बेंड करना थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए उसको नए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। अब मार्केट में अवेलेबल है, ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उसके लिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेहनत करो, बट आप नई चीज़ और बेटर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने की बजाय जैसा चल रहा है वैसा चलाओगे तो वो चीज़ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि होम बायर को बोलना चाहिए कि 550 डी ही यूज़ करेंगे हम। ओके। 550 डी ग्रेड ही यूज़ करें। कोस्टल एरियाज़ में जो अपने घर बनते हैं, बिकॉज अपना गुजरात इज़ वेरी मच सराउंडेड बाय कोस्टल एरियाज, सो वहाँ पे हमें CRS क्वालिटी यूज़ करना चाहिए। होम बिल्डर, इंडिविजुअल होम बिल्डर्स को इपॉक्सी कोटिंग यूज़ करना चाहिए। सो ये चीज़ें हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा कुछ, बट लॉन्ग टर्म में, ये लॉन्ग रन में जो
जो कहते हैं कि भाई 5 साल के बाद दिखेगा, 15-15 साल तक नहीं होता है सर। तो ये अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस के लिए आपकी कंपनी कुछ एक्टिविटी कर रही है? हम अवेयरनेस के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की मीट करवाते हैं, ओके। आर्किटेक्ट्स के साथ में हम कनेक्टेड हैं, और इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स तक हम जाते ही हैं। प्रोजेक्ट्स के टाइम पे हमारी टीम जाती है, इवन दो हम छोटे छोटे सेमिनार्स भी कनेक्ट करते हैं। एंड जैसे जैसा मार्केट एक्सप्लोर हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू डू इट मैक्सिमम। और आपके पॉडकास्ट के ज़रिए आई वुड डेफिनेटली चाहूँगा मैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैले। इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड, बट एक बेसिक चीज़ तो अवेयरनेस तो होना चाहिए। यस। कोर फोकस क्या रहता है जब आप टीएमटी बार का प्रोडक्शन करते हैं? कोर फोकस सर क्वालिटी इज़ मस्ट, एंड कंसिस्टेंसी। हम वो प्रोडक्ट के ऊपर कभी नहीं जाते हैं जो हम कंसिस्टेंटली नहीं दे पाते। ओके। इंडस्ट्री 4.0 इज़ ऑल द टाइम न्यू रेवोल्यूशन इंडस्ट्री के अंदर, राइट, विच इन्वॉल्व्स IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होकर के एक पूरा स्ट्रक्चराइजेशन बनता है। ओके। तो जब कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री 4.0 के स्टैंडर्ड्स में से निकल जाए, तब आप समझो कि वो चाहे रंजीत साहू वहाँ है कि नहीं है, उसका फोरमैन है कि नहीं है, कोई हो या नहीं हो, नया आया है पुराना आया है, वो उसी कंसिस्टेंसी से बनेगा, वही डिलीवर होगा। तो वो कंसिस्टेंसी हम ज़्यादा मायने इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रह जाती है इस केस में। आपकी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी सर, हमारा पूरा यहाँ पे भी ऑफिस भी है, और वी आर ऑलरेडी, हमारे सेल्स हेड हैं, पूरा टीम है, पूरा स्ट्रक्चर है। एंड हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है 9726197261, उस पर कनेक्ट करेंगे तो भी हम पूरा टीम उनके साथ रिस्पॉन्ड करके विल डेफिनेटली कनेक्ट विद देम। गुजरात में प्रोमिनेंट डीलर्स हैं, पहले से ही हैं, सब मल्टीपल ब्रांड्स हैं। और इंडिया में अगर आप बात करूँ तो सबसे ज़्यादा TMT ब्रांड्स ही गुजरात में है, बिकॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। और स्टील में जो स्केलेबिलिटी किया है पिछले 2 डेकेड्स के अंदर, वो रिमार्केबल है पूरी, मतलब सो यहाँ पे कंजप्शन भी ज़्यादा है। तो बट ऑब्वियस है, सारे उनके पास चॉइसेस भी हैं। हम ये मेक श्योर करते हैं सर, अगर हमारा डीलरशिप का नेटवर्क है या हमारे डीलर्स भाई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई हैं, तो हम एक ट्रस्ट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम उनके साथ कनेक्ट जब करते हैं तो वो एक स्पान पीरियड के लिए नहीं है, okay. या हम एक रिलेशन सिर्फ बाई सेल का रिलेशन नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि ये रिलेशन डेकेड्स तक चले। एंड व्हाट माय विजन इज कि ये तो जनरेशन्स तक चलना चाहिए, राइट। दूसरी पीढ़ी भी आए तो वो कनेक्ट उस तरह से होनी चाहिए कि चलो वी आर कनेक्टेड विद थिंग। सो उसके लिए सर इम्पॉर्टेंट ये भी तो है कि हमें भी तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। एक डीलर अगर हमारे पास जुड़ा है तो एज ए कंपनी हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनकी ग्रोथ के लिए हमें एटलीस्ट एनुअल 20% की ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं। ट्रू। इधर बाय डेवलपिंग न्यू SKUs, अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप किया या उस एरिया में एक्सप्लोरेशन किया, नए अवेयरनेस जगाए, तो वो हम फोकस रहेगा हमारा ऑल टाइम। आपने जैसे बताया कि इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री मल्टीपल प्लेयर्स है ग्राउंड पे, तो उससे कॉम्पीट करने के लिए रंजित जी का क्या मूल मंत्र है? कंपटीशन में उतरने की वैसे किसी को ज़रूरत नहीं है। ओके। आज जितना सरिया स्टील TMT गुजरात में बन रहा है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अभी भी दूसरे स्टेट से आ रहा है। सो कंपटीशन तो वहाँ होगा जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, बट यहाँ इस केस में तो बैलेंस चल रहा है। सो अल्टीमेटली कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, बस कौन किस तरह से प्लेसमेंट रखता है। कोई क्वांटिटी के साथ अपना एक्सपेंशन के ऊपर प्लान करते हैं, कोई पीपल एक्सप्लोरेशन के साथ करते हैं, नेटवर्क एक्सप्लोरेशन के साथ। तो हम फोकस परिवार बनाने में हमारा फोकस ज़्यादा है, टीम बनाने में ज़्यादा फोकस है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विद डिफरेंट डेवलपमेंट, अलग अलग कनेक्शंस के हिसाब से। सो हम उस पर फोकस करते हैं। 2008 में जब शुरुआत हुई तब कितना परिवार था और आज RS विरला ग्रुप का परिवार कहाँ तक पहुँचा है? सर हमने जब 2008 में शुरू किया था 28 लोगों की टीम थी। ओके जी, बट आज 1080 लोगों की टीम है। एंड मैं ये मानता हूँ स्टिल अ वे बिग माइलस्टोन टू कवर। हम अभी 10% भी नहीं पहुँचे हैं। सो नीड मोर एंड मोर फैमिली, बहुत ज़्यादा फैमिली और हम करेंगे। हम उसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। वी आर अनफोल्डिंग आवर आर्म्स
फॉर दिस। सो प्रोडक्शन तब कितना होता था जब स्टार्ट किया था तब? सर प्रोडक्शन तब 1000 टन मंथली होता था। और आज की सिचुएशन क्या है? आज सर वी आर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 40,000 टन्स मंथली। मंथली। आगे का मतलब आपका फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? सर Figures फ्यूचर में मेरा ये मानना है कि मैं क्वांटिटी या नंबर्स के साथ अगर मान लो फ्यूचर को लॉक कर दूंगा सो वो ग्रोथ रुक जाएगी वहाँ पे। चाहे 2 साल आगे पीछे होंगे लेकिन वो ग्रोथ वहाँ पे, वो फोकस उस पर चला जाएगा। जैसा मैंने बोला सर कि हमारा फोकस है परिवार बढ़ाने में। अब परिवार की जो रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा फोकस तो परिवार की रिक्वायरमेंट पूरी करने पे होना चाहिए। हमें कितना बेचना है वो ज़रूरी नहीं है, कितनी फैमिली बढ़ती है, कितना वो ग्रोथ मांगती है, उनका क्या डिमांड आता है, वो हमारा फुलफिलमेंट, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। अब वो 10 लाख टन से हो, 5 लाख से हो या 50,000 से हो। तो रंजित जी 2008 से 25 में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, साथ में आपकी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है जी। इनिशियल स्टेज में आपने राजकोट में अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया। मुझे समझना ये है कि अब कहाँ कहाँ पे आपकी प्रेजेंस है? सर अभी करंटली हमारा प्रेजेंस गुजरात में है, राजस्थान में है, और 4 महीने पहले से ही हमने कर्नाटक में अपना प्रेजेंस चालू किया था, एंड विच इज़ वेरी गुड सक्सेस। हम स्टेप बाय स्टेप और एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, बिकॉज हम थोड़ा सा इसको बहुत सोच विचार करने का बेसिक रीज़न ये है सर, क्योंकि बिकॉज वी हैव रेज्ड यूपी से भी हमारे पास कंसर्न्स आए कि भाई हम वहाँ पे भी हमको मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट हम दें। यूपी में हम प्लानिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारी प्लानिंग चल रही है, एंड एमपी का थोड़ा सा हमारा स्ट्रक्चराइजेशन अभी अंडर प्रोसेस है, सो विच विल कम इन कपल ऑफ ईयर्स। जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमें टीम विल बी रेडी फॉर दिस, हम आगे वहाँ पे फुटप्रिंट्स चालू करेंगे। अक्रॉस इंडिया आप जाने का प्लान कर रहे हो? जी सर। मार्केट में जो प्लेयर्स है उससे आपकी प्रोडक्ट अलग कैसे है? हम गुजरात की बात करते हैं, 2002 को बेंचमार्क लेते हैं हम, जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि टीएमटी के अंदर भी एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन रोल आउट किया था, BIS स्टैंडर्डाइजेशन में इसको डाला था। उससे पहले हम यूज़ करते थे रॉड्स और ट्विस्टेड बार्स, सो वो जनरली यूज़ होता था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि आपको रॉड्स या ये ट्विस्टेड बार यूज़ नहीं करने हैं, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड TMT बार्स यूज़ करने हैं। वेरएज लोगों को अभी तक ये मिसकंसेप्शन है, TMT बार एक प्रोडक्ट है, TMT एक प्रोसेस है, बार इज़ द प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त एक सिस्टम जनरेट करते हुए, एक पूरा ग्लोबलाइजेशन को करके हुए उन्होंने BIS का इसमें डाला था, 300 ग्रेड से चालू किया था सबसे पहला। सो जैसे जैसे टाइम इवैल्यूएट हुआ, हमारी बिल्डिंग्स के लेयर्स बढ़ते गए, फिर 300 से 415 आया, 415 से 500 आया, फिर 550 आया, और फिर D जो अपन कहते हैं डक्टिलिटी, उसमें सुपर डक्टिलिटी, ये सब और चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अभी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही गवर्नमेंट उसमें ऐड करती जा रही है। अभी BIS स्टैंडर्ड्स के अंदर 600 और 650 भी है, बट सिंस इतना रिक्वायरमेंट उस हिसाब से नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट ए कॉस्ट। अगर आप क्वालिटी जनरल कमर्शियल से क्वालिटी पे जाओगे, उसकी कॉस्ट तो बट ऑब्वियसली आने वाली है, अदरवाइज वो डिफरेंस ही नहीं आएगा। तो वो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे वो डेवलप होती रहेगी। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम इसके लिए पूरा तैयार हैं। आने वाले 10 सालों के अंदर, जैसे हमने पता गुजरात में अभी 72 स्टोरी की बिल्डिंग आई गेस राजकोट में ही सबसे पहले चालू होगी, तो उसी तरह से अब जो 72 स्टोरी की बिल्डिंग आएगी तो उस तरह से उसका का TMT इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो भी तो अवेलेबिलिटी होना जरूरी होता है। सो वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स रेडी फॉर दिस, बिकॉज अगर अपन ग्लोबलाइजेशन की बात करें, लोग 100-200 माले के ऊपर चले गए हैं। अभी इंडिया में गिने चुने सिटीज़ हैं जहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। सो हम बैकग्राउंड में उसकी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट थिंग। सो हमने बेसिक से चालू किया, तो थोड़ा सा मार्केट रिसर्च किया, ग्लोबलाइजेशन पे किया। तो जैसा हम जानते हैं सर, सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट जापान में है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, एंड देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज जापान इज़ द मोस्ट अर्थक्वेक, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वहाँ होते हैं सर। तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी को वो इवॉल्व कर रहे हैं ना, वो बहुत रैपिडली कर रहे हैं, और वो बहुत टेक्नीशियंस हैं। वी नो जापान इसके मामले में कितना कंसर्न है, वो अपने सब वी ऑल नो दिस। सो वहाँ पे जापान में लॉन्ग बैक ऑल्सो दे स्टार्टेड रिब बार्स मैन्युफैक्चर। अब रिब बार्स के अंदर TMT में थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड तो हो गया, दैट इज़ अ प्रोसेस। अब उस प्रोसेस के साथ में रिब्ड
पैटर्न जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वही है ऐसे किसी सिचुएशन में आपका कंक्रीट को पकड़ के रखता है। एंड फिर हमने इंट्रोड्यूस किया हमारा पैटेंटेड पी रिप पैटर्न हमारा जो है, इसमें जो यूनिक है और जो अलग इसमें जो एडिंग ए माइलस्टोन जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमने इसमें लाने की कोशिश करी है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, बेनिफिट ये पड़ता है कि जैसे जनरली कंस्ट्रक्शन में अगर कंक्रीट के साथ में जो टीएमटी बार, जो जनरल टीएमटी बार जो पकड़ रखता है, उससे ऑलमोस्ट 18% से 20% तक इसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत है। ओके, उसका रीज़न क्या, क्यों ऐसा? सर कैसा होता है कि अब जैसे कंक्रीट है, सो कंक्रीट एक बार जैसे वो लिक्विड स्टेट में ही होता है, सेमी लिक्विड स्टेट में ही होता है, एंड देन वो उसके बार्स उसके बीच में रखे होते हैं, तो उस टाइम पे जितना ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेसीज आती है, उसमें जितने पैटर्न्स आते हैं, उतना वो अंदर जाके जमेगा। ओके, तो हम सिंपल बात है, एक नॉर्मल बोल्ट में से टीएमटी या कोई भी पीस राउंड बार निकाल के दो तो वो इजीली निकल जाएगा, लेकिन जब उसमें ग्रूव होते हैं तो उसको निकालना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेम तरीके से हम जैसे टीएमटी बार्स के अंदर जैसे हमारा जो पैटर्न है, एंड वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व है क्योंकि हमें बैलेंस बनाना था। हम एकदम से हाई स्टैंडर्ड वाला प्रोडक्ट लाएं और वो कॉस्ट इफेक्टिव ही ना हो। जापान में बहुत अलग अलग लेवल पे चल रहा है सर। ग्लोबली पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग स्टेनलेस स्टील। मतलब लोग अब पैसे नहीं देखते, वो लोग सेफ्टी देखते, राइट? यस सर, ये कहना गलत नहीं होगा, इंडिया अभी रोटी कपड़ा मकान से ऊपर आ गया है। राइट। तो एक टाइम पे रोटी बहुत कंसर्न थी 40 साल 50 साल पहले। उसके बाद एक कल्चर आया कि हाँ चलो रेस्टोरेंट और ये सब निकल के अब आज रोटी इतनी ईजी हो गई, घर पे आ जाती है। आपको जो चाहिए वैसी आ गई। सेकेंड थिंग आ गया, कपड़े के ऊपर बात करते हैं तो हम अगर 40 साल पहले 50 साल पहले देखते हैं तो हम एज ए चाइल्डहुड भी हमारे पास साल में सिर्फ 2 ड्रेस होती थी जो नहीं है वो अगले साल रेगुलर वे में यूज होगी। आज महीने में 3 आती है ऐसी। सो वी आर सेटिस्फाइड विद दिस कपड़ा ऑल्सो। कपड़ा। कमिंग बैक टू मकान। सो हम जब शुरुआत, जब मैं हम बोल रहा हूँ तो हम पूरा इंडिया की बात कर रहे हैं, हम हमारी जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हमने उस वक्त की शुरुआत की बात करते हैं तो उस वक्त मकान रहना ही इम्पोर्टेंट था, चाहे किराए का हो, चाहे कैसा भी हो, नया हो पुराना हो। फिर धीरे धीरे करके एवेल्यूशन आया, खुद का मकान चाहिए। अब वो कैसा भी हो, धीरे धीरे करके ये चीज़ आई। अब वो खुद के मकान में इंटीरियर अच्छा चाहिए। एक वो भी दौर आया जहाँ पे इंटीरियर एक लाइफ में एक ही बार होता था। आज के टाइम पे इंटीरियर हर 3 साल में बदलता है। सो हम कह सकते हैं विद प्राइड कि हम रोटी कपड़ा मकान से ऊपर आ गए। तो जब हम ऊपर आ गए हैं तो तब हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वालिटी और अच्छी चीज़ यूज़ करना। वो हमारा कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियसली बोलता ही है, बट जस्ट पीपल नो टू ट्रिगर, इसका ट्रिगर होना जरूरी है। क्या रोल प्ले कर रहा है रिब्ड बार्स जो है, टीएमटी बार्स जो है, क्या रोल प्ले कर रहा है, वो रोल प्ले करना इंपॉर्टेंट है। जैसे वो पता लग जाएगा वो और ज़्यादा इवैल्यूएशन आएगा, क्वालिटी की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा लोगों का। नेक्स्ट 5 years का आपका गोल क्या है? आई डोंट नो कितना उसको टाइम पीरियड लगेगा। एक प्लेटफॉर्म हम ये सोच रहे हैं जिसमें आज भी सर अगर किसी को इंडिविजुअली घर बनाना है ना, चलो इकोनॉमिकल सिचुएशन उन्हें पार कर लिया, उसके बाद भी वो 6-8 महीने 1 साल तक हसल करते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, बड़ी चीज़ों से। अल्टीमेटली फिर दे एंड अप विथ कनेक्टिंग विथ समवन। नहीं, अच्छा आर्किटेक्ट कनेक्ट हो तो सबसे बढ़िया है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर्स कनेक्ट हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, बिकॉज वो आपकी हेडेक लेके चले जाते हैं। लेकिन लिमिटेशन आती है इंडिविजुअल पर्सन की। तो हम ये चाह रहे हैं इन सबको कनेक्ट करना। एक तो बेसिकली, दूसरा लोगों को प्रोत्साहित करना कि घर बनाना है आपके हिसाब से बनाओ, लाइफ में एक ही बार बनेगा। जस्ट बिकॉज इस डिलेमा के, इस डर की वजह से कि हम कैसे इसको बनाएंगे, तो हम जो अवेलेबिलिटी है जिस तरह से विल टेक ए डिसीजन। हाँ, हालांकि इतना जल्दी नहीं लेते ये भी डिसीजन, लेकिन हम बैक ऑफ द माइंड में पता है कि यार ये ज़्यादा बेटर है। बट अगर जस्ट एक फॉर एन इंस्टेंस आप सोच के देखिए कि आपने यू आर रेडी विथ योर प्लॉट और यू आर रेडी विथ योर विजुअलाइजेशन कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, एंड देन देयर इज ए कंपनी हु इज रेडी टू कनेक्ट यू विथ एवरीवन। ओके, तो आपके लिए कितना ईजी हो सिंपल हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा। सो
उस वक्त क्या होगा, आपका दिमाग उस पर नहीं लगेगा कैसे बनाऊंगा, क्या लाना है क्या नहीं लाना है, आपका दिमाग सिर्फ इसी चीज़ पे लगेगा अब मेरे को अपने हिसाब से कैसे डिज़ाइन करना है घर, मेरे घर में मुझे क्या चाहिए। राइट। लोगों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे जी। अपस्केल और मार्केट एक्सपांड के लिए क्या प्लान रहेंगे? सर अपस्केलिंग में एक तो बेसिक जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो प्राइम प्रोडक्ट है TMT बार्स के ऊपर ही, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर ऑलरेडी गेटिंग आवरसेल्फ रेडी फॉर कमिंग अप ग्रेड्स, नए ग्रेड्स के लिए राइट हम रेडी कर रहे हैं। कोस्टल एरियाज़ के लिए जो अपन बात कर रहे हैं CRS जो TMT हम बनाते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील, उसके लिए वी आर रेडी विद दिस। हम लोगों में अवेयरनेस उसकी बढ़ा रहे हैं। इपॉक्सी कोटेड TMT बार हम उसके ऊपर अपन को बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे जो फील्ड पे वर्क कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर टीम्स वगैरह सब चीज़ें हैं, तो हम धीरे धीरे करके उसमें बहुत डीप पेनिट्रेशन कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि एक एक करके चीज़ें और ज़्यादा SKUs डेवलप हो। सो पीपल का जो गैप बन रहा है ना, मतलब उसको डेवलपमेंट का, उससे अच्छा है कि एक ही जगह पे वो अवेलेबिलिटी हो। बट ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू टेक टाइम। हम पहला हमारा फोकस हम ये चीज़ पे कर रहे हैं। लॉन्ग रन पे हम एक प्लान और एक डिस्कशन हम वर्किंग कर रहे हैं, आपके पास पूरा रेडी सिस्टम अवेलेबिलिटी आ जाए, सो दैट आपका टाइम बचे, आपका पैसा बचे, आपका वेस्टेज बचे। सो कमिंग बैक टू दिस वेस्टेज, हम एक प्रोडक्ट और जैसे कट एंड बैंड्स हैं, स्पेशलाइज कट एंड बैंड्स होती हैं। एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है सर इंडिया में, अभी भी TMT बार्स जो फिक्स लेंथ आती है वही आती है, तो वो साइड पे ही जाके वो कटेगा और वो बेंड होगा। जो वेस्टेज होगा वी सी एवरीवेयर, वेस्टेज तो निकलता ही है, 10-12% वेस्टेज निकल रहा है। हम उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, टाइमली कैसे उसको एवोलेट करें ताकि साइड पे रेडीली कट एंड बेंड आ जाए। ओके। सो उसमें 3 चीज़ें बचती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को भी बेनिफिट मिलता है। एक उनका जो टाइम जो है कंज्यूमिंग वो निकल जाता है। प्लान जो है टाइमली करना है, वो प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें हर एक चीज़ का कॉस्ट है, पर डे का कॉस्ट निकलता है। अगर वो उनको पता है कि ये चीज़ यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है तो वो 2 दिन पहले ही बोलेंगे तो भी आ जाएगा। एक महीना पहले कॉस्ट इनकर करना नहीं पड़ेगा। सो ये एक टाइम सेविंग भी है और अगेन वेस्टेज बच जाता है, तो हम इसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी मायने रखती है, तो उसको और इंडस्ट्री 4.0 को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? सर सस्टेनेबिलिटी को अगर अपन ब्रेक डाउन करें, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हमेशा उस तरह से होना चाहिए, उसी बेंचमार्क पे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। राइट। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जितना डीप होगा और जितना एलोबरेटेड होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट निकलेगा। राइट। आपको कुछ डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी उस जगह पे। फिर आपको ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो जाएगा डे टू डे एक्टिविटीज में। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। फिर सप्लाई चेन इज ऑल्सो इट हैज़ टू बी सीमलेस। कहाँ से मटेरियल जाना है, क्या चीज़ें हैं, किस पोजीशन पे है, व्हाट इज़ द टाइम, वहाँ पहुँचने के बाद में ये चीज़ें एक कंसिस्टेंट चाहिए। इसमें हमारे पास में मतलब हमारी इंडस्ट्री में एक मेजर एक हर्डल है। हम इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल पा रहे हैं, नहीं चल पाते हैं बिकॉज मल्टीपल चैनल्स कनेक्ट होते हैं इसके अंदर। लॉजिस्टिक्स है, इंडियन लॉजिस्टिक्स अभी भी अनऑर्गेनाइज चल रहा है सर। सो ये सप्लाई चेन का जो गैप है, दिस इज ऑल्सो सेकेंड मेजर पॉइंट। थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन लेट्स से कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कंपनी टू इन्फ्लुएंसर्स, कंपनी टू हाउस बायर्स। ये कम्युनिकेशन इतना थ्रू आउट नहीं है, राइट। उनको जो जानकारी चाहिए चाहे उनके प्रोडक्ट के बारे में, वो बहुत डाइवर्सिफाइड हुई है अनऑर्गेनाइज वजह से। ये कम्युनिकेशंस का एक मेजर पॉइंट है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सब चीज़ें कंसिस्टेंटली चलनी चाहिए, एक ही साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। सो जो कंसेप्ट है इंडस्ट्री 4.0, दिस इवॉल्व्स विद द सेम थिंग। इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे एक है आपका IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अंदर जहाँ पे अलग अलग जगह पे वी नीड टू इंस्टॉल सेंसर्स एवरीथिंग, जहाँ पे ताकि ये कंसिस्टेंट चले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर जहाँ एरर्स हों तो उसको पहले ही हमें लोअर लेवल पे, ऐसा नहीं हो कि कोई एरर आ रही है तो इट हैज़ टू रीच टू अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वहीं पे ही वो सॉल्व हो जाए। लास्ट 4th इंपॉर्टेंट थिंग, फीडबैक।
किसी भी कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए फीडबैक। कॉम्प्लीमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फीडबैक इम्पोर्टेंट है। एंड द फीडबैक शुड बी सो फ्लॉलेस, बिना सोचे विचारे। कस्टमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंटरनल भी होना चाहिए, टीम का इंटरनल भी होना चाहिए। ट्रू। और फीडबैक में उतना उसको जो सही फीडबैक। और उसको डिस्क्रीटनेस जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ डिस्क्रीटनेस भी मिली। उसको छुपाना है कि भाई, तो वही चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो इंडस्ट्री 4.0 के अंदर वी आर डेवलपिंग ए सिस्टम विच मैक्सिमम ऑटोमेशन कंपनी लेवल पे, एनालिसिस डेवलपमेंट के लेवल पे। सो इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ये लॉन्ग इवॉल्विंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हमने आज चालू कर दिया तो 6 महीने के अंदर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ग्रोथ कितना, मतलब कितनी चीज़ें रैपिडली चेंज हो रही है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चैट जीपीटी के आने के पहले कुछ अलग ही सोच रहे थे, आज उसके बाद आने के बाद में चेंज ही हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टाइम पे हमारे पीछे क्या चलता था, रोबोट है। चैट जीपीटी आने के बाद हमें पता लगा ये तो पूरा ब्रेन है। राइट। सो इस तरह से चीज़ें तो चेंज होती रहेगी, तो ये प्रोसेस भी उसके साथ चलता रहेगा। तो इंडस्ट्री 4.0 इज ए प्लेज जो हमने लिया है, जिसके साथ हम सोच रहे हैं कि कनेक्ट करेंगे। और नॉट मी, द टीम, द फैमिली, सब करेंगे। तभी ये क्या है कि आगे बढ़ते रहने का जो इकोसिस्टम है वो चालू होगा, सस्टेनेबिलिटी वहाँ से क्रिएट होगी। मार्केट से जो हमें मिलता है उसके सामने हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है जी। सो मैंने सुना है कि आप फील्ड में एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी काम करते हैं। जी सर। वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं वो समझिए। सर हम बेसिकली मोस्टली हमारा फोकस रहता है बिकॉज राइट, जैसे आपको मैंने बताया सर, अभी इंडिया अभी रोटी कपड़ा मकान से ऊपर आ गया है। हाँ, बिलो द पावर लाइन की बात करें तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे भी तो वो रिलैक्सेशन मिला होगा। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल बढ़िया हो गया, लेकिन रिलैक्सेशन तो मिला होगा। तो हमने बहुत विचार किया, तो उसके बाद हमने प्लान किया कि एजुकेशन को हमें टारगेट करना चाहिए जहाँ पे मुश्किल बढ़ रही है। सो नॉट मच, बट हम थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जितना हमारे पास में सपोर्ट की जो ये परिवार ही हमें स्ट्रेंथ देता है सर। तो जहाँ से मिलता है, कुछ भी कहीं से भी आता है, वेदर फ्रॉम आवर नेटवर्क, हमारा इंटरनल, कहीं से भी, तो हम वहाँ सबसे पहले खड़े होते हैं। इसके अंदर भी वी आर प्रिसाइजली मोर, मतलब हम कीन रहते हैं गर्ल एजुकेशन के ऊपर। ओके। व्हेन इट कम्स टू गर्ल एजुकेशन एट एनी लेवल, एट एनी स्टेज, चाहे प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के गेटिंग इनटू सम डॉक्टरेट और पीएचडी लेवल तक, सो वी आर ऑलवेज ऑन आवर फूट। हम उसमें जो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो वी फील दिस एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। अगर मान लो कोई आया है, सो दिस हैज़ टू बी डन। सो वो इम्पॉर्टेंट हम इसको टारगेटाइज कर रहे हैं, बिकॉज एजुकेशन अपने आप में बहुत बड़ा स्केल है सर। अभी डाइवर्सिफाइड जाओगे तो यू विल नॉट मेक एन डिफरेंस और चेंज। सो लाइकवाइज हम जैसे बता रहे हैं कि हम गर्ल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी के रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस में भी वी हैव वर्कड अ लिटिल बिट। अभी मैं नहीं कहूँगा, अभी तो बहुत करना बाकी है, बट वी हैव स्टार्टेड ए माइलस्टोन ऑन दिस। सो यही हम फोकस, आगे भी हम ऑर्गेनाइजेशंस विल स्टार्ट अप विद एन एनजीओ फॉर दिस। सो इसी फोकस में करेंगे। आपकी स्टोरी भी इंस्पायरिंग है एजुकेशन को लेकर जी, जो मैं जानता हूँ। मैं भी आपने कोई एग्जाम मिस कर दी थी राइट, काम के चक्कर में, प्रोडक्शन का। आई डोंट नो सर, ये इंस्पायरिंग स्टोरी है कि नहीं, डेफिनेटली। देखिए वो एग्जाम मिस होने वाला क्या किस्सा था, वो आप एक बार बताएंगे क्या? एक्चुअली मेरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करने के जस्ट बाद ही हम लोग राजकोट शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, क्राइस्ट कॉलेज ज्वाइन किया मैंने राजकोट में। सो इजीली हो भी गया, ठीक है, अच्छा स्कोर था हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। तो मैंने कॉलेज जाना चालू किया। इनिशियल हफ्ता भर मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो फिर मैंने 15-20 दिन कंटिन्यूएशन किया। तो मेरा टाइमिंग जो था स्कूल का, वो मॉर्निंग 7, 7:15 से लेकर के 12:30 बजे तक था। सो मैं सुबह एक तो 6:30-7 बजे जाना, और फिर 12-1 बजे तक मैं वहाँ कॉलेज जाता था। फिर 1 बजे आकर के खाना खा के फिर मैं थोड़ी देर सो जाता था। वो हमारे राजकोट की तो पैटर्न है। हाँ, राजकोट का पैटर्न है सर, 1 से 4। तो वो ऐसा है कि उस शहर में हवा ही ऐसी है, आप बाहर निकलो नींद आएगी, अंदर आ जाओगे, 4 बजे यहाँ रहना चाहिए। तो वो पैटर्न बन गया। तो मेरा ऑलमोस्ट डे ही 4 बजे से चालू होता था।
contributing towards the work industry. तो 15-20 दिन थोड़ा चला, फिर थोड़ा सा मुझे वैसे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया. He didn't say anything, बट मुझे थोड़ा सा कुछ टाइम बाद ही मुझे थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगने लगा. मेरा ही फ्यूचर के हिसाब से किया एंड मैं ही कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ. सो आउट ऑफ नोवेयर मुझे पता नहीं कैसे मिली. आई वेंट टू द प्रिंसिपल और मैंने उनको ये नरेट किया. आई सेड जो होगा देखा जाएगा, एक बार बात तो करते हैं. वो मना करेंगे तो भी मेरे पास तो चॉइस नहीं है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा. सो ही सेड नो इशू, आप आपके असाइनमेंट्स पूरे प्रॉपर कीजिए, आप वर्किंग कीजिए और योर स्कोर्स शुड बी कंसिस्टेंट. दैट आई अश्योर्ड हिम कि सर आई विल डेफिनेटली बी डूइंग दिस. तो फिर इसके बाद मैं जैसे वापस मैंने कंटिन्यूस मेरे वर्किंग के ऊपर आ गया. व्हेन आई वाज कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग मतलब अपने इंडस्ट्रियल वर्क पे, क्योंकि वो कमीशनिंग करना सब कुछ नहीं थी. एक शॉर्ट इंसिडेंट है सर, हमारे प्लांट पे EOT क्रेन्स चलते हैं. ओके. तो वो पिलर्स के ऊपर जो मटेरियल ट्रांसफर होता है, तो मुझे वो भी नहीं पता था कि EOT क्रेन्स क्या होता है. तो मैं एक्चुअली माइंड में सोचता था ऑर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, आने वाली है मशीन. मैं सोचता था वो क्रेन जो रोड पे चलती है ऊपर चलेगी कैसे उसके ऊपर. सो इतना भी नहीं था. तो इस पे वी आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दिस कि भाई कैसे वर्किंग करनी है, कैसे करना है. तो हमारा पहला प्रोडक्शन चालू हुआ था. तो फर्स्ट प्रोडक्शन उस वक्त हम HTP4 में चलाते थे. तो रात के टाइम हम प्रोडक्शन रहता था. तो 6:30-7 बजे तक प्रोडक्शन हुआ एंड देन फिर 9-9:30 बजे मैं थोड़ी देर 1-1.5 घंटा सो गया. ऑल ऑफ सडन फिर 1:30 बजे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया कि हाउ डेयर यू मिस योर एग्जाम्स. एंड उसी समय मुझे याद आया कि आज मेरा एग्ज़ाम था. तो फिर मैंने उसको पता नहीं कैसे, बट एट दैट टाइम थोड़ा सा यंग एज होती है, मैच्योरिटी तो होती है. तो मैंने उसको बोला मेरा एग्ज़ाम तो हो गया आज. बोले अब मेरा एग्ज़ाम हो गया है, अब मेरा राउंड 2 अभी यहाँ पे चालू हो गया है. अब मुझे पता है कि यहाँ फोकस ज़्यादा ज़रूरी है. एग्ज़ाम में हम पास हो ना हो, लाइफ की एग्ज़ाम में पास होना बहुत ज़रूरी होता है. सर कहीं ना कहीं मैं अनफॉर्चुनेट तो मानता ही हूँ कि मेरा एजुकेशन में नहीं पूरा मिस हुआ. इसलिए आप जो एजुकेशन करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं शायद. यस. मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर इसी चीज़ को लेकर के है, बिकॉज एजुकेशन क्या किताबें आपको उस लेवल पे सोचने का एक्सप्लोरेशन देती है. अब मैं सर 19 साल जिस चीज़ को लगे ना मुझे अलग डाइवर्सिफाई चीज़ों में सीखने में, आई थिंक चाहे एक प्लेटफॉर्म में कोई बंदा 3 साल भी काम करे ना तो इतना नॉलेज हो जाता है. आई एम फॉर्चुनेट एनफ, मुझे डाइवर्सिफाइड थोड़ा नॉलेज मिला. मुझे हर एक कप में से कुछ मिला. थोड़ा टेक्निकलिटी में पता है, थोड़ा अकाउंटिंग्स में पता है, थोड़ा फाइनेंसिंग्स में पता है, थोड़ा मार्केटिंग ब्रांडिंग में पता है. लेकिन इट्स लाइक ये क्या होता है, गुजरात और राजस्थान आप दोनों मिट्टी को बिलोंग करते हो. जी. जन्मभूमि और कर्मभूमि. तो उसमें जो बिजनेसमैन सक्सेस हो जाता है ना, वो यही बोलते हैं मुझे सब थोड़ा पता है. वो कभी नहीं बोलते कि मुझे सब पता है. हाँ मे बी, क्योंकि बिकॉज ये कर्मभूमि गुजरात कर्मभूमि ऐसी है. यहाँ पे जो एनर्जी है काफ़ी स्टेट से कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस से कनेक्टेड हुआ हो. लेकिन जो एनर्जी गुजरात में है सर, वो एनर्जी नहीं है कहीं. इतना जो बोल्ड और इतना कॉन्फिडेंस वो गुजरात ने ही सिखाया. एंड आई एम वेरी ओबीडियंट टू दिस. मुझे बहुत गर्व होता है इस चीज़ को देख करके. जन्मभूमि ने ठहराव सिखाया, पेशेंस रखना सिखाया, टाइम लगता है किसी चीज़ में. और कर्मभूमि ने उसी पेशेंस के साथ में करेजियसली नए रिस्क लेना सिखाया. सो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा डेडली है. बियॉन्ड बिजनेस कुछ पूछना चाहता हूँ. फोकस रहने के लिए, क्योंकि इतना सारा मैनेज करना पड़ता है जी, तो एक काम रहना पड़ता है, फोकस रहना पड़ता है. क्या करते हैं आप सर? फोकस के लिए काफ़ी 3-4 साल से मैंने चालू किया है. आई डू मेडिटेशन. अरे वाह. एंड मेरा एक कंसेप्शन है सर मेडिटेशन को लेकर के. एक्चुअली मेडिटेशन चीज़ जो पुराने टाइम में बताई हुई है उसको बहुत हैवी बताया हुआ है, बहुत बड़ा बताया हुआ है. सो तब तक जब तक मैंने भी इसको डिटेल में नहीं देखा तब तक मैं भी इसको इतना डीप नहीं समझ पा रहा था. लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से, मतलब मेडिटेशन इज सिंपली है कि स्टे इन योर सेल्फ, ट्रू, स्टे इन योर बॉडी, स्टार्ट विथ योर ब्रीथ.
अपना आप वो ट्रैक आगे आएगा। अब अपने को, अब हमको सर मेडिटेशन में क्या पहले से ही वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता रखी है, साधना, उसकी टर्मिनोलॉजी जो है होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, स्टेजेस होते हैं। हाँ। तो वो चीज़ क्या है, आदमी बहुत उसको कॉन्शियस हो जाता है तो वो स्टेप ही नहीं लेता है। सो मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से, और आज की तारीख में दिस इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, स्टेइंग काम ऑन ऑल पोजिशंस, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स आते हैं सर इंडस्ट्री में। और हमारी इंडस्ट्री तो इतना बड़ा अप एंड डाउन आता है, 12-12 साल का अप और डाउन आता है हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री का स्केल ही 12 साल का है। तो इतना पेशेंस रखने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए, इटरनल सपोर्ट चाहिए। बट ऑब्वियस आई एम वेरी माइथोलॉजिकल, में भगवान में मानता हूँ, वो प्रार्थना होती है। जैसे आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी इंटरनल सपोर्ट ही है। यस, डेफिनेटली सर, और वही इंटरनल सपोर्ट है। तो ये इंटरनल सपोर्ट के लिए चलो मेडिटेशन बहुत बड़ी बात है। सक्सेस के लिए लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप उसमें बिलीव करते हो? यस सर, आई बिलीव। आई एम नॉट कंसिस्टेंट ऑन दिस। मुझे बोलने में कोई ऐसा नहीं है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। यस, दैट्स, आप सोने जाओ तब हो, या उठते ही ऐसा अफर्मेशन दो। बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब मुझे ऐसा लगता है भगवान मेरी सुनते हैं, मेरी सुनते हैं। और बट टाइमली पता लगा वो हर चीज़ नहीं सुनेंगे। ब्लूटूथ कनेक्शन मिस हो सकता, वो कनेक्शन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी भेजोगे तो ले लेंगे। वो इटर्नल होना चाहिए, राइट। वो सेल्फलेस होना चाहिए। सेल्फलेस, व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्फलेस, कोई चीज़ सेल्फलेस नहीं होती वैसे तो, लेकिन उसमें अगर सेल्फिशनेस भी है तो कुछ गिविंग तरीके से होनी चाहिए। राइट। तो ऐसे अफर्मेशंस, मतलब मोस्टली ये कह सकता हूँ सर, मैं एक साल में एक आध बारी करता हूँ, ओके। या ये कह सकता हूँ कि जब मेरे अफर्मेशन इतने वीक हैं कि साल भर लग जाते हैं पूरा होने में। कंपनी को बेटर बनाने के लिए आपका कुछ ना कुछ रिसर्च भी चलता होगा जी। क्या, मतलब उसमें आपकी टीम किस लेवल पे काम कर रही है? जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर मैं आपको कुछ मेरे एक लर्निंग्स शेयर करना चाहूँगा जी। सो रिसेंटली कुछ 2-3 साल पहले व्हेन आई वाज स्टडिंग अबाउट आनंद महिंद्रा सर, ओके। सो उनका पूरा इवॉल्यूएशन जब वो महिंद्रा में आए और कैसे पूरा महिंद्रा का चेंज हुआ, कमिंग बैक टू ईवीज और ये सब चीज़ें। सो एक चीज़ उनके उसमें लिखा हुआ है कि हिज टूर टू यूएस, ओके, where he has visited R&D centers of couple of industries, जहाँ पे he was very astonished कि R&D में भी कोई कंपनी इतना पैसा खर्च कर सकती है क्या, राइट। सो और उसने उस चीज़ में अपन देखते हैं तो उन्होंने फिर वापस जब इंडिया अपनी कंपनी के बारे में देखा तो बोले वी आर नॉट स्पेंडिंग एनी पेनी ऑन दिस। उसे हम लोग एक्सपेंडिचर मानते हैं, हम लोग उसको एक्सपेंडिचर मानते हैं, इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। जी, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने इंस्पायर होकर के इंडिया में इमीडिएटली आते ही स्टार्टेड विद एन वेरी गुड टीम, जो इनिशियली 8 लोगों से चालू हुई। अभी तो उनके पास 8,500 लोग हैं, इंजीनियर्स हैं महिंद्रा पार्क में, महिंद्रा वैली, महिंद्रा वैली। सो वो नए नए इनोवेशंस उसके अंदर आ रहे हैं और वो चीज़ें। सो आई वॉज प्रिटी मच इंस्पायर्ड विद दिस थिंग। तो इंस्पिरेशन अलग बात है, लेकिन एग्जीक्यूशन अपने आप में अलग बात है। तो 2 साल 1.5 साल तक मैं सोचता रहा है हम तो बना क्या रहे हैं, हम तो बेसिक स्टील प्रोडक्ट बना, हमारे अंदर क्या इनोवेशन हो सकता है, हम क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कुछ स्टडीज़ भी किया, अपना FRP TMT बीच में आया था, विच इज़ नॉट वर्केबल बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ और वो जो है हीट और उसके हिसाब से 2-3 जगह एरर्स भी आए थे न्यू दिल्ली में, तो फिर वो भी था। इसके अलावा और भी लेफ्ट एंड राइट वर्टिकल्स में मैंने प्रोडक्ट देखे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन अगेन एक दिन फिर मैं प्लांट विजिट पे था मेरे, तो मैंने प्लांट में मिल स्केल निकलता है। ओके, मिल स्केल इज बाई प्रोडक्ट। जब भी हम, जैसे हमारा स्टील है, तो स्टील जब गर्म होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर 1000 डिग्री 1100 डिग्री पे, तो जैसे ही वो टेम्परेचर में आता है तो उसकी एक अपर लेयर ऑक्सीडाइज हो जाती है। ओके, ऑक्सीडाइज होकर के वो Fe उसके अंदर लोहा ही है, लेकिन वो कंटेंट रिलीज हो जाता है, तो वो पपड़ी जैसा, छोटी छोटी पपड़ी जैसा वो निकल के बाहर आ जाता है। तो हमारी इंडस्ट्री में, पूरी TMT इंडस्ट्री में
पूरे प्रोसेस में ये जनरेट होता है। हम्म, टोटल ओवरऑल सब पूरे प्रोसेस में तो 2-2.5% जैसा जनरेट होता है। सो हम 6 महीने में एक बार उसको निकालते हैं, साफ करते हैं, और वो अब रीसेल होता है, दैट गोज़ टू चाइना। ओके। सो ये तो हमें पता था कि ये चाइना जाता है, बिकॉज मेरे को 18 साल हो गए, मतलब 2013 से पहली बार जाने लगा, तो मैंने कभी इसमें प्रेशर भी नहीं दिया कि यार कहाँ जाता होगा, ये चाइना जाता है, क्यों जाता है, कभी फोकस नहीं किया। तो और वो राइट टाइम पे ही वो आता है। जब R&D के बारे में सोचा तो आपको चैनल मिलेगा, तो वहाँ से फैक्ट्री विजिट के बाद उस वक्त मेरा वो अनलोडिंग चल रहा था, तो मैंने मतलब उस वक्त मेरे यहाँ से 150-200 टन मिल स्केल निकल रहा था 6 महीने का एक साथ में। तो वहीं पे मुझे एकदम से लगा कि यार वी शुड थिंक अबाउट दिस थिंग। सो आई फॉलोड द थ्रेड। मैंने कहा चाइना क्या करता है इससे, चाइना इसको रीयूज़ करके वापस स्टील में कन्वर्ट करता है। ओके। तो वो कैसे करता है और वाई वी आर नॉट डूइंग दिस। तो दोनों में डिफ्रेंशिएटेड है। चाइना इज सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग इकोनॉमी, सो वहाँ पे अगर मान लो कैपेक्स लगाना हो तो गवर्नमेंट पीछे बैठी है। इंडिया इज़ द लोएस्ट ऑन कैपेक्स इंडेक्स, जस्ट बिकॉज यहाँ पे इंडिविजुअल लगाना है। हम 5,000 करोड़ का स्टील प्लांट सोच ही नहीं सकते, लेकिन वहाँ 5,000 करोड़ के ऑलमोस्ट 15-20 होंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये डिफरेंस दिखा। सो आई सेड तो गैप क्या है। अब वो क्योंकि वो 5,000 करोड़ का है तो कोई उसको इवैल्यूएशन में नहीं ला रहा है। सो इसको मैंने आगे ले जाना का बारे में विचार किया। तो आई मेट ऑफ कपल ऑफ इंजीनियर्स, IIT इंजीनियर्स से मैं मिला और मैंने मेरा कंसर्न उनको बताया। सो आई हैव फॉर्चुनेट इनफ, एक IIT इंजीनियर है और एक पूरी उनकी टीम है पूरी, और अब तो धीरे धीरे करके मेरी भी टीम डेवलप हो गई उसके अंदर। सो हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और जिसके लिए हम इसी साल जनवरी में हम लोग स्टील मिनिस्ट्री में भी गए थे। वी हैव प्रेजेंटेड आर दिस थिंग बिकॉज इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ये निकाला, मुहिम निकाली है, RRR, रिसाइकल, रीयूज, रेड्यूस। राइट। सो फॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें हमारे में कनेक्ट हो रही है, फिटमेंट बैठ रहा है। तो अब हमने इस चीज़ को आगे इसको किया है। अब हमारा पूरा इसमें R&D चल रहा है। अगर पूरा जैसे मान लो सिंस दिस इज R&D, हाँ, तो जैसे ये सक्सेस हो जाता है तो हम कह रहे हैं कि गुजरात नहीं, पूरे इंडिया का जितना मिल स्केल जो चाइना जा रहा है वही घूम करके सस्ता स्टील हमारे यहाँ पे बन के आ रहा है। ये हम खुद उस चीज़ पे कर पाएंगे। एंड फॉर्चुनेटली जब हमने वर्किंग चालू किया तो रिसर्च में मतलब ऑलमोस्ट 60 मिलियंस का उसका पूरा R&D फर्स्ट फेज जो बोल रहे हैं उसका है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट। और वो चालू करने के बाद हम अब एक प्रोटोटाइप हमारा चालू हो गया, लैब टेस्टिंग्स वगैरह चालू हो गए, तो वी आर सीइंग गुड रिजल्ट्स। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बेटर यहाँ से ही हो जाए। यस। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, ये अगर मतलब बहुत अच्छा इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन जैसा प्रेजेंटेबिलिटी आ जाएगी। बहुत बढ़िया। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि टीम साथ में इतनी कोलैबोरेटिव अच्छी मिल गई, सारी वर्किंग अच्छी मिल गई, तो ये सोच को आगे ले जाने वाले मिल गए। विदाउट टीम जो लीडर कुछ नहीं होते जी। गुड लीडर जो होते हैं जी, उनमें बेसिक क्या होना चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, HR जिसको हम बोलते हैं, एक गुड लीडर्स की पूरी कंसंट्रेशन उसके ऊपर होना चाहिए। एज ए लीडर मेरा काम सिर्फ यही है, सही आदमी हमारे साथ जुड़े, सही आदमी को मेहनत का मेहनताना सही टाइम पे मिले, उसको नया करने के लिए प्रोत्साहन मिले। शायद में गलत आदमी का टाइम से निकालना भी ज़रूरी हो जाता है कई बार, हार्श डिसीजन लेने पड़ते हैं। हार्श डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत जो आता है उस हिसाब से जो मैं समझा हूँ, मेरे हिसाब से आई बिलीव हैंडलिंग पीपल शुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर rather than focusing on accountability, finance, business. स्मार्ट लोग लाओगे वो संभाल लेंगे। आपको स्मार्ट लोग लाने हैं और स्मार्ट लोगों को साथ रखना है। बहुत बढ़िया बात है ये। जी। सो एक बिजनेस जब आप देख रहे हो तो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन कुछ अलग होगी। जी। व्हाट इज सक्सेस? मैं समझता हूँ सर, सक्सेस
का आउटकम ये होना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट। वाह, अगर आपके पास में व्हाट नेक्स्ट आ गया ना, दैट मीन्स जो पिछला जो किया वो सक्सीड है। ट्रू, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो यही चीज ही आपको, दो चीजें इसमें बेनिफिट पड़ता है, क्या कहते हैं, प्राइड। वो प्राइड वाला मोमेंट आने ही नहीं देते। जैसा कि मैं आपको बताया कि जिस तरह से हमारी अपब्रिंगिंग और मैंने मेरे फादर साहब को सीखा, देखते हुए सीखे हैं, वो जिस तरह से वो सिस्टम बनाते हैं, तो आपको सक्सेस का सही मायना वो है। और आप ट्रैक पे हो, जब आपके पास ऐसा आ जाता है ना कि अब क्या, तब समझ लो कि यार उन्हें पिछला वाला सक्सेस हो गया, नया सक्सेस नया चालू करना है। आप अपने फादर साहब की बात बहुत टाइम, उनका जिक्र आपने बहुत टाइम किया। जी, तो बिजनेस में रिस्क लेने का उनका ज़्यादा था कि रिस्क आप ज़्यादा लेते हो? सर उनके मुकाबले हम कुछ नहीं हैं। अच्छा, जहाँ से उन्होंने शुरू किया है, नौकरी से लेकर के आज एम्पायर, जो भी हमारे पूरा राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, सो उनकी जो विजनरी थॉट, उन्होंने ही बचपन में ही अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में डाल दिया ओके, कि कैसे सोच से चीज़ बनती है। वाह, सोच होनी चाहिए और उस पर भरोसा होना चाहिए, तब सब कुछ आएगा। उसके पीछे उसको काम करने के लिए उसके लिए पैसा भी आएगा, उसके साथ राइट टीम भी आएगी, राइट टाइम भी आएगा, सब कुछ उसके साथ आ जाएगा। लेकिन वो सोच विजनरी होनी ज़रूरी है, और उसके साथ इफ एंड बट नहीं आना चाहिए। जितने इफ एंड बट आ रहे हैं सोचते समय कर लो, लेकिन इफ़ यू हैव रिटन ए फाइनल आउटपुट, उसके बाद फिर कुछ नहीं आना चाहिए। सो उनसे मैं बहुत कुछ सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा, बिकॉज इज ओशन ऑफ नॉलेज। वाह। रिस्क लेते वक्त आप फेलियर का डर रहता है आपको? सर वो तो हर वक्त हर वक्त फेलियर का तो ऐसा है ना, मतलब ये तो वो साथ है दोनों का। रिस्क और फेलियर का जो डर है ना, रिस्क और डर दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो उसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम कह सकते हैं। तो उससे कैसे compete करते हो आप? कॉमनली अगर अपन बात करें, अगर जैसे जनरली, तो आंसर योर ओन क्वेश्चंस। लोग क्या करते हैं, हम फेलियर या फियर की बात करते हैं, रिस्क के सामने जो फियर आता है, सो उस फियर को स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, उसके आगे सवाल नहीं लगाते। ये क्यों नहीं हो सकता, ये मैं क्यों नहीं कर सकता। सो सिर्फ ये सवाल, इतने से जो जवाब आएगा वहां से क्लियर हो जाएगा। इतने से ही शुरू करना है सर हमें। पूरा वो आगे तक वो पूरी रामायण नहीं पढ़नी है। शुरुआत पहला उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाने से करो। सो धीरे धीरे आप देखोगे आपका जो डर है वो एक तरफ कम होगा और रिस्क का ग्राफ भी कम होता जाएगा, आपका वो करेज का ग्राफ बढ़ता जाएगा। राइट। क्वेश्चंस होते हैं बहुत लोगों के दिमाग में जो इंडस्ट्री में नए एंटर हो रहे हैं। जी, आपने कुछ साल पहले एंट्री ले ली है जी, अब आप इंडस्ट्री को समझने लगे हो, इंडस्ट्री में बहुत अच्छा करने लगे हो। कोई नया बंदा जी, सेम इंडस्ट्री में एंट्री लेना चाहता हो, जी, तो रंजीत साहू जी उन्हें क्या एडवाइस देंगे? रिस्क, लर्न टू टेक रिस्क। ओके। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसे देखा जाता था सर, पूरे इंडस्ट्री सेगमेंट जो है, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे सीधी है। ओके। यू डोंट हैव मच टू प्ले विथ योर प्रोडक्ट्स। ट्रू। तो आपके पास अपस्केलिंग के अलावा और दूसरा कोई है रास्ता नहीं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अलावा और कुछ है नहीं। तो आपको वो चीज़ क्या रोकती है? आपका कंफर्ट जोन रोकता है। ओके। तो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो रोकता है। हमारी इंडस्ट्री है सर, वो क्या है कि बहुत कैश सेंट्रिक, कैश फ्लो सेंट्रिक इंडस्ट्री है। बहुत जल्दी कैश फ्लो ज़्यादा रोटेशन होता है। सो ये कई बार जब अच्छा इनिशियल टाइम पे अच्छा भी लगता है, जब एकदम से साइकिल थोड़ा घूम जाता है तो एकदम से घूम जाता है, वो नेगेटिव में भी आता है। उस टाइम को पॉजिटिव रह करके उस टाइम को खींच के लेके जाना इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। उस वक्त ट्राई टू डाइवर्सिफाई, नई चीज़ें, बेटरमेंट, बिकॉज अभी भी ऑर्थोडॉक्स चल रहा है सर हमारी इंडस्ट्री में।
मैं आज भी समझ रहा हूँ सर, हम तो ऑर्थोडॉक्स में अब आ गए हैं, हम तो ऑर्थोडॉक्स लोग ही हो गए, पुराने हो गए तो बट नई जब जनरेशन आए, बहुत सारे हैं, अलग अलग गैप्स हैं, ओके, दे कैन स्टार्ट विद समथिंग न्यू। उस गैप को आइडेंटिफाई करना सीखना। गैप को आइडेंटिफाई करें। मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करना कहाँ से सीखा आपने? आप जब तक लोगों के अंदर नहीं जाओगे ना, फील्ड पे नहीं जाओगे, तब तक आप मिसकंसेप्शन में रहोगे। सो बिकॉज इससे पहले हम TMT से पहले हम B2B में थे, सो वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू सो मच, और हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। जब हम B2C में आए तो इनिशियली वही किया जो सब करते हैं, बट इनिशियल सक्सेस जो है जिस लेवल पे चल रही है वो मिल भी रही थी, बट वी हैड ए पाथ, वी हैड आवर ओन ये माइलस्टोन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा फैमिली और ऑटोमेट पे चलनी चाहिए। राइट। हमारी इंडस्ट्री में फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत आते हैं, इसी वजह से क्या है कि स्केलेबिलिटी रुक जाती है एक टाइम पे आकर। इतना प्रेशर आदमी जब एक बार झेलता है तो वो कहता है इसमें कुछ नहीं करना, दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं, चाहे रियल एस्टेट में जाओ, कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, नहीं इस इंडस्ट्री में बस यहाँ तक रुक जाओ। इस हर्डल को सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया, और ये वी आर ट्राइंग, अभी तो अंडर प्रोसेस भी चल रहा है कि ये हर्डल से हम बाहर निकले। ओके। ये कन्वर्जन सिस्टम जो है ये निकलता है, तो ये जब पूरा सिस्टम बनेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट निकल के आएगी इससे। बहुत सारे बिजनेस पर्सन ग्लोबली आप उनको स्टडी करते होंगे जी। आपको आइडियल कौन लगता है? सर लक्ष्मी निवास मित्तल जी इज समथिंग, उनकी जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी बहुत एडमरेबल है। जिस लेवल पे उनकी फैमिली ने काम चालू किया और आज जिस लेवल पे हैं, और अभी इनके जो विजनरी थॉट प्रोसेस हैं वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। उनसे क्या अडॉप्ट करना चाहेंगे आप? मैं एक अडॉप्ट करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी एक आपको बताता हूँ। लक्ष्मी निवास मित्तल जी बहुत इसमें मीडिया में बहुत चर्चित हुए, बहुत फॉर परचेजिंग एंड प्लेन, 100 करोड़ की प्लेन। सो 2 साल तक ये चलता रहा, बिकॉज उस वक्त मीडिया चलता था, तो 2 साल तक ये प्रोपेगेंडा चलता रहा। आफ्टर 2 इयर्स उन्होंने एक इंटरव्यू में इस चीज़ का पूरा प्रॉपरली बताया। बोले सर जब तक मेरा प्रोस्पेक्टिव है, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बोले आपका पर्पस कैसे सॉल्व हुआ? बोले लोगों को ये पता है मैंने 100 करोड़ रुपए का प्लेन लिया, लोगों को पता ही नहीं मैंने 20 करोड़ और खर्च किए उसके ऊपर। बोले किसके लिए किया सर? बोले वो 20 करोड़ खर्च करके उसको मैंने ऑफिस बनाया। ओके। उसके अंदर मेरा एक चलता फिरता ऑफिस था। अच्छा। बैक देन जब मेरा उनका 4-5 कंट्रीज़ में, मलेशिया में, यूक्रेन में, मल्टीपल कंट्रीज़ में उनके ये थे बिजनेसेस थे। सो उन्होंने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी कि भाई मेरा बहुत सारा टाइम इसमें जा रहा है। सो मारवाड़ी और श्रूड बिजनेसमैन है सर, पैसा ऐसे निकलता ही नहीं है, 120 करोड़ रुपये मतलब। तो वो क्या था, उनका सोचना ये था कि ये टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। सो ही डिडंट स्पेंड दैट मनी, he invested that to utilize his time. वाह। So ये सोच मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो मैंने एक चीज़ इसमें से निकाल के लिए कि to gain something you have to spend, not money all the time. True, very true. So at the end of our conversation मुझे जो आपने बात की वही समझना है, टाइम क्या मायने रखता है? Time is staying in your presence. You can't follow time. You can't ignore time. You can be late at time. But the most respect for the time is stay in the place, stay in the time where you are right now. This is the best utilization of time. So इससे लॉन्ग रन में होता है, I don't know, this is my perspective. So बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट नहीं होंगे, बिकॉज इससे डिसिप्लिन टूट जाता है पूरा। हाँ। सो यू कांट फॉलो द प्रॉपर डिसिप्लिनरी कोड। डिसिप्लिन टूट जाता है, पर हम टाइम से चले तो टाइम हमारे साथ चलता है। यस। वो जिस टाइम पे अंदर हो आप, यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू ऑब्जर्व वो टाइम सही जगह जा रहा है क्या।
हम्म अगर सही जगह जा रहा है तो एवरीथिंग कैन बी पैचअप, मेकअप हो सकता है। अगर गलत जगह जा रहा है तो आप अपने आप को एक गलत इंटरप्रिटेशन दोगे और यू विल एंड अप विथ सम रॉन्ग प्लेस वेयर यू आर नॉट देयर। right. So time is something what I think is best utilization of time is where you are, stay in your present. थैंक यू। और टाइम मिला तो आगे भी एक बार आपसे फिर से बातें करने के लिए जुड़ेंगे। थैंक यू। आप Thank you, मेरे sir. शो It में आए। was my pleasure, sir. It was a wonderful time. जरूर से आप जब बुलाएंगे सर हम हाजिर होंगे एंड आई हैव लर्नड वेरी मच टुडे एंड आगे भी ज़रूर हम आगे जुड़ेंगे सर, ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।